Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Jia. Today's topic is erythrocytes, that means red blood cells. The another name of red blood cell is erythrocyte. 99% of all blood cells are erythrocytes. हमारे ब्लड के अंदर तीन तरीके के सेल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। तीनों में से जो आरबीसी होते हैं दैट मीन्स इरिथ्रोसाइट वो 99% होते हैं और जो रेस्ट ऑफ 1% होता है वो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होता है। उसके बाद बाइकनकेव डिस्क, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बाइकनकेव डिस्क की तरह होता है। वो कैसा होता है, इस तरीके से जो सेंट्रल पार्ट होता है वो थिन होता है, तो ये बाइकनकेव डिस्क हो जाती है। उसके बाद फ्लेक्सिबल विद नो न्यूक्लियस, ये फ्लेक्सिबल होता है और इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स लिविंग मोर स्पेस फॉर एचबी, और अंदर जो होती है जो इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं वो इतना स्पेस छोड़कर रखती है कि वहां पर एचबी बहुत आराम से लाई कर सके। उसके बाद डायामीटर इसका 7 माइक्रोमीटर होता है। इसका फंक्शन होता है गैस ट्रांसपोर्ट, मेनली ऑक्सीजन, ऑल्सो कैरी सम CO2। ये गैस को ट्रांसपोर्ट करता है, एक्सचेंज करता है गैस को, मेनली ऑक्सीजन को करता है पर थोड़े अमाउंट में CO2 को भी करता है, दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड। और क्योंकि इसका जो शेप होता है वो बाइकनकेव डिस्क होता है, मतलब कि जो सेंट्रल पार्ट होता है वहां से ये थिन होता है, तो इस थिन पार्ट की वजह से ये गैस का एक्सचेंज बहुत इजीली कर लेता है। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट ऑफ इरिथ्रोसाइट, आरबीसीज होते हैं उनका लाइफ स्पैन क्या है और वो कैसे डेवलप होते हैं वो देखते हैं। एज दे हैव नो न्यूक्लियस, इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, सो दे नीड टू बी कॉन्टिन्यूअली रिप्लेस्ड, इनको कॉन्टिन्यूअली रिप्लेस्ड करना पड़ता है बाय न्यू सेल्स फ्रॉम रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो के अंदर नए नए सेल्स बनते जाते हैं आरबीसी के और वहां से वो रिप्लेस्ड होते रहते हैं। दैट मीन्स एक सर्टेन टाइम में डिस्ट्रॉय होंगे, उतने ही नंबर ऑफ आरबीसी एक सर्टेन टाइम में बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस हो जाएंगे। उसके बाद द लाइफ स्पैन इन सर्कुलेशन इज अबाउट 120 डेज, दैट मीन्स ब्लड सर्कुलेशन में आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन है दैट इज 120 डेज। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आरबीसीज फ्रॉम स्टेम सेल, हम सबको पता है जो आरबीसी होते हैं वो स्टेम सेल से बनते हैं बोन मैरो के अंदर। स्टेम सेल क्या होते हैं, स्टेम सेल इस तरीके के सेल होते हैं जो कि अपने अंदर से बहुत तरीके के सेल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद स्टेम सेल्स टेक्स अबाउट 7 डेज कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस। जो बोन मैरो के अंदर आरबीसीज का जो फॉर्मेशन होता है, इरिथ्रोपोइसिस मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, वो जो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज है वो बोन मैरो के अंदर होता है, उसके लिए 7 डेज रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद विटामिन B12, फॉलिक एसिड आर रिक्वायर्ड फॉर द आरबीसी सिंथेसिस, आरबीसी की प्रोडक्शन के लिए, सिंथेसिस के लिए विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो कि हमें डाइटरी फूड और ग्रीन वेजिटेबल से प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए नॉर्मल रेंज के बारे में बात करें तो मेल के अंदर जो है 4.5 to 6 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होता है इसका नॉर्मल रेंज, और फीमेल के अंदर 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होता है। और बर्थ के दौरान आरबीसीज का नंबर बहुत ज्यादा रहता है, तो वो 6 to 7 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होता है। आरबीसीज का फॉर्मेशन कैसे होता है हमारे ब्लड में, सबसे पहले क्या होता है, इरिथ्रोब्लास्ट इन रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल से जो सबसे पहला सेल क्रिएट होता है वो होता है इरिथ्रोब्लास्ट, जो कि सबसे बड़ा होता है आरबीसी की पूरी फॉर्मेशन के दौरान। उसके बाद रिड्यूस इन साइज, साइज में अपना रिड्यूस होगा एंड प्रोड्यूस हीमोग्लोबिन, के अंदर हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होगा, लूजेस न्यूक्लियस, साथ के साथ वो अपना न्यूक्लियस भी लूज कर देगा। दैट मीन्स इरिथ्रोब्लास्ट में न्यूक्लियस था और जब वो सेकंड स्टेज में आया वहां पर उसने अपना साइज कम किया, हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस किया और अपने अंदर से न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया। उसके बाद जब न्यूक्लियस रिमूव होगा तो जो स्टेज आएगी दैट इज अ रेटिकुलोसाइट्स, जो कि मेच्योर होता है सर्कुलेशन में, 7 डेज के सर्कुलेशन में, मतलब ये भी बोन मैरो में ही हो रहा है। तो उसके बाद रेटिकुलोसाइट के बाद मेच्योर इरिथ्रोसाइट आएंगे, दैट मीन रेड ब्लड सेल्स बन जाएंगे जो कि ब्लड सर्कुलेशन में 120 डेज के लिए रहते हैं। उसके बाद उसका हीमोलाइसिस होगा, हीमोलाइसिस का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, वो कहाँ पर होगा, स्प्लीन के अंदर होगा, और स्प्लीन के अंदर डिस्ट्रक्शन होगा आरबीसीज का, तो वहां से क्या निकलेगा, बिलिरुबिन निकलेगा जो कि बाइल में सिक्रेट हो जाएगा। अब देखिए जो हीमोलाइसिस के जरिए आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हुआ है उसके अंदर आयरन पार्ट भी होता है जो कि रिसाइकल्ड होता है, दोबारा रेड बोन मैरो में जाएगा और वहां से दोबारा से इरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है। स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी, आरबीसी की डेवलपमेंट में कौन कौन सी स्टेजेस होती है नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग। देखिए मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि जो बोन मैरो के सर्कुलेशन होता है उसमें आरबीसी जो इरिथ्रोपोइसिस है वो 7 डेज का टाइम देता है, तो वो चीज़ है यहाँ। जो डे 1 होता है उसमें जो स्टेज आती है, जो उसमें पहला सेल बनता है वो होता है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। सेकेंड स्टेज में बेसिक इरिथ्रोब्लास्ट, इसमें क्या होता है साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है पहले वाले से। उसके बाद थर्ड डे पे होता है पॉलीक्रोमैटिक इरिथ्रोब्लास्ट। फोर्थ डे पे होता है नॉर्मोब्लास्ट, इजेक्शन ऑफ न्यूक्लियस होता है, जो नॉर्मोब्लास्ट होता है अपना न्यूक्लियस लूज करेगा, ठीक है, अपने अंदर से,
और फिफ्थ रेटिकुलोसाइट बन जाता है और वो ब्लड में एंटर करता है, सर्कुलेशन में एंटर करता है इन द फॉर्म ऑफ रेड ब्लड सेल। तो ये 7 डेज की जर्नी थी इरिथ्रोपोइसिस की, जो कि 7 डेज लेता है बोन मैरो के अंदर, और उसके बाद के आरबीसी बनता है और हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, और जहाँ पर वो लाइफ स्पैन उसकी रहती है 120 डेज की। उसके बाद देखिए आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है जो कि बहुत लार्ज होता है और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, हीम प्लस ग्लोबिन। जो हीम होता है वो पिगमेंटेड आयरन होता है कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स। पिगमेंटेड का मतलब होता है किसी भी चीज को कलर देना, तो हीम की वजह से ही जो आरबीसी होता है उसका कलर रेड होता है। ग्लोबिन जो होता है वो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, इसमें बीच में हीम है और ये जो चेन है इसको ग्लोबिन चेन कहते हैं। कि स्ट्रक्चर ऑफ एचपी, एक एचपी, ये एक एचपी मॉलिक्यूल है, ये एक एचपी मॉलिक्यूल है और इसके साथ 4 ग्लोबिन चेन अटैच्ड है। 4 ग्लोबिन चेन अटैच्ड होगी और हर एक ग्लोबिन चेन के साथ एक हीम यूनिट अटैच्ड है। मतलब कि 4 ग्लोबिन चेन है और चारों के साथ एक एक हीम यूनिट अटैच्ड है, और एक एक हीम यूनिट के साथ आयरन एटम भी अटैच्ड है, और एक एक आयरन एटम के साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी अटैच है। मतलब क्या है कि जो एक एचबी है उसके अंदर 4 ग्लोबिन चेन भी होंगी, 4 हीम यूनिट होंगी, 4 आयरन एटम होंगे और 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन होंगे। दैट मीन्स जो एक आरबीसी होता है हमारे ब्लड के अंदर, उसके अंदर अप्रोक्स 280 मिलियन एचबी होता है। मतलब एक आरबीसी के अंदर 280 मिलियन ऑफ एचबी होता है एक आरबीसी के अंदर। इसका मतलब ये है कि जो आरबीसी होंगे, जो एक आरबीसी होगा अगर उसके अंदर 280 एचबी है और एक एचबी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अपने अंदर कैरी कर रहा है, तो मतलब एक आरबीसी के अंदर ओवर अ बिलियन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो गए। So oxygen transport. All 4 oxygen binding sites on HP molecule are full. It is saturated molecule. Attached होते हैं। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था जो एक HP होता है उसके साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं। तो मतलब क्या है कि जब अगर एक एचबी है उसके साथ चारों ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अटैच होंगे तो उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड मॉलिक्यूल। अब देखिए एचबी ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है तो वो क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है, ये जो रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी बन जाएगा और जरूरत पड़ने पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन वापस से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में टूट भी जाएगा। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। उसके बाद ब्लड रिच इन ऑक्सीजन, जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा फुल होगी, मतलब रिच होगा वो, जो कि यूजुअली हमेशा आर्टीरियल ब्लड में होता है। जो आर्टीरियल ब्लड होता है उसके अंदर ऑक्सीजन होता है तो उसका कलर क्या होता है? ब्राइट रेड होता है। क्या होता है? ब्राइट रेड होता है। और जिसके अंदर लोअर ऑक्सीजन होता है जो कि हमेशा वेनस ब्लड में होता है, उसका कलर होगा ब्लूइश। ठीक है, डार्क ब्लूइश होता है। और उसको हम बोलते हैं नॉट सैचुरेटेड। मतलब कि क्या है? जो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन होगा अच्छे से प्रॉपर मात्रा में होगा, ऐसा ब्लड जो कि रिच होगा ऑक्सीजन के साथ, जो कि आर्टीरियल ब्लड होता है, वो ब्राइट रेड कलर का होता है। वो ब्राइट रेड कलर का होता है तो उसको हम सैचुरेटेड ब्लड बोलते हैं। ठीक है, और जिसके अंदर ऑक्सीजन की लेवल कम होती है ब्लड के अंदर, जो कि वेनस ब्लड होता है, वो डार्क ब्लूइश कलर का होता है, वो नॉट सैचुरेटेड होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आर्टरीज का कलर रेड क्यों होता है और जो वेन्स होती है उनका कलर ब्लू क्यों होता है, जबकि वेन के अंदर भी ब्लड ही है जिसका ओरिजिनल कलर खुद का रेड होता है। तो वो ब्लू क्यों होता है? क्योंकि वो जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, नॉट सैचुरेटेड ब्लड है, इसलिए उसका कलर हमेशा ब्लू होता है, डार्क ब्लूइश कलर होता है। उसके बाद इन लो पीएच हाइपोक्सिया, देखिए लो पीएच कब होता है हमारी बॉडी में? जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है वो हमारे पीएच को फॉल कर देता है, मतलब डाउन कर देता है। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया एक ऐसी कंडीशन है जब हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। हाईली एक्टिव टिश्यूज एचपीओ रेडिली ब्रेक्स डाउन। तो ये वाला जो प्रोसेस है, जो रिवर्सिबल मैंने बताया था, वो यहाँ पे वर्क करेगा। जब हमारा लो पीएच होता है, हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है, तो टिश्यूज को ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो उसके लिए क्या होता है? जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन है वो वापस से टूट जाएगा और एचबी और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो O2 है, ये जो ऑक्सीजन है, ये हमारे टिश्यूज तक जाएगा ताकि उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। अब देखिए ये एक एचबी का मॉलिक्यूल है, एक ये है। देखिए इस मॉलिक्यूल में, इस ब्लड के अंदर क्या है? देयर इज अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसलिए ये ब्लू कलर का है। ठीक है, नॉट सैचुरेटेड बोलेंगे हम इसे। ठीक है, जो कि वेनस ब्लड में होता है। ठीक है, और इसके अंदर ऑक्सीजन है, ये सैचुरेटेड है, इसलिए रेड कलर का है, जो कि आर्टीरियल ब्लड में होता है। तो अब हम देखेंगे। सो
अब हम देखेंगे कंट्रोल ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस क्या है? प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। रेड सेल नंबर्स कांस्टेंट बिकॉज द बोन मैरो प्रोड्यूसेस इरिथ्रोसाइट एट द रेट एट विच दे आर डिस्ट्रॉयड। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो रेड सेल नंबर है वो कांस्टेंट रहते हैं, मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स का जो नंबर है वो कांस्टेंट रहता है, जो कि एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। ठीक है, क्यों रहता है? क्योंकि जितने रेट पर आरबीसी किल होते हैं, जितने रेट पर आरबीसी डिस्ट्रॉयड होते हैं, उतने ही रेट पर जो बॉन मैरो होता है वो आरबीसी को प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी के अंदर। ओके, उसके बाद इरिथ्रोपोइटिन जो कि एक हार्मोन होता है, वो सिक्रेट होता है किडनी के थ्रू। इरिथ्रोपोइटिन है वो रेगुलेट करता है रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन में, मतलब कि जो रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन में जो हेल्प करता है हार्मोन, वो होता है इरिथ्रोपोइटिन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है काफी बार। उसके बाद ये साइकिल है, देखिए शुरू कहाँ से होता है? डिक्रीज्ड O2 डिलीवर टू द टिश्यू स्टिमुलेट्स। जब हमारे टिश्यू को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलता है तो वो क्या करता है? वो हमारी किडनी के पास जाता है और उसको स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करने से क्या होगा? वो क्या करेगा? जो किडनी है वो स्टिमुलेट होकर अपने अंदर से इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को रिलीज करेगा। अब वो जो इरिथ्रोपोइटिन है वो क्या करेगा? बोन मैरो के पास जाएगा। इरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट द बोन मैरो टू प्रोड्यूस मोर आरबीसीज। वो जो इरिथ्रोपोइटिन है बोन मैरो के पास गया और उनको स्टिमुलेट किया कि आप और भी ज्यादा रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करो, अभी जरूरत है। उसके बाद मोर रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस हुए। अब वो रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस हो गए हैं तो क्या होगा? इंक्रीज्ड ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यू। जो ऑक्सीजन है वो इंक्रीज हो गया और वो डिलीवर होने लग जाएगा टिश्यू को। अब वो इंक्रीज हो गया वहां पर, तब क्या होगा? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म अप्लाई होगा और उससे क्या होगा? इनहिबिट इरिथ्रोपोइटिन रिलीज। जो यहाँ पे इरिथ्रोपोइटिन हो रहा था रिलीज, वो इनहिबिट हो जाएगा, वो रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमें ऑक्सीजन चाहिए था टिश्यू के लिए एक प्रॉपर अमाउंट में, वो मिलने लग गया है, उल्टा उससे ज्यादा ही होने लग गया है। तो क्या होगा? इरिथ्रोपोइटिन जो रिलीज हो रहा था वो इनहिबिट हो जाएगा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से। तो उसके बाद क्या होगा? जितना भी ऑक्सीजन टिश्यूज को चाहिए था वो मिल गया था। अब आरबीसी की प्रोडक्शन नहीं हो रही है, तो वो जब ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होने लग जाएगा टिश्यू में, वापस से वो जो ऑक्सीजन जो कम होएगा तो वो वापस से किडनी को स्टिमुलेट करेगा, किडनी वापस से इरिथ्रोपोइटिन को रिलीज करेगी, इरिथ्रोपोइटिन वापस से बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा, आरबीसीज का प्रोडक्शन होगा। आरबीसीज का प्रोडक्शन होने के बाद ऑक्सीजन डिलीवर होगा टिश्यू को, फिर दोबारा से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म अप्लाई होगा, इरिथ्रोपोइटिन का क्रिएशन है वो बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका रेगुलेशन चलता है इरिथ्रोपोइसिस का। सो नाउ डिस्ट्रक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। लाइफ स्पेन इज 120 डेज। जो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं, आरबीसीज होते हैं, उनका लाइफ स्पेन कितना होता है? 120 डेज होता है। एंड देयर ब्रेक डाउन, दैट मीन्स हीमोलाइसिस, कैरिड आउट बाय फेगोसाइटिक रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स। जो इसका हीमोलाइसिस होता है या फिर ब्रेक डाउन, जिसको हम बोलते हैं टूटना, डिस्ट्रक्शन होना, वो किसके जरिए होता है? फेगोसाइटिक रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं स्प्लीन, बोन मैरो और लिवर में होते हैं। क्या होता है? जब आरबीसी टूट जाता है, ठीक है, अपनी लाइफ स्पेन के बाद, तो वो कहाँ जाता है? लिवर में जाता है, स्प्लीन में चला जाता है, फिर बोन मैरो में चला जाता है। मेनली तो स्प्लीन में ही जाता है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है? फेगोसाइटिक रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं और वो क्या करते हैं? वो जो आरबीसी, डेड आरबीसी आता है, उसको एनगल्फ कर जाते हैं, मतलब उसको निगल जाते हैं और वहां पर उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस तरीके से जो इरिथ्रोसाइट है उसका डिस्ट्रक्शन होता है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन ऑफ एज्ड आरबीसी बिकम मोर फ्रेजाइल। जैसे जैसे आरबीसी की एज बढ़ती जाएगी, नियर अबाउट 120 डेज के पास जितना आता जाएगा, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो उतनी ही ज्यादा फ्रेजाइल होती जाएगी, मतलब उतनी ही ज्यादा नाजुक होती जाएगी, ताकि वो डिस्ट्रक्शन उसका इजिली हो सके। उसके बाद आयरन रिलीज्ड बाय हीमोलाइसिस इज रीयूज्ड इन द बोन मैरो। अब जब हीमोलाइसिस हुआ, जब आरबीसी टूटा तो उसके अंदर एचपीपी था, तो उसके अंदर से जो आयरन पार्ट निकला है वो वापस से बोन मैरो में चला जाता है और प्रोडक्शन में हेल्प करना शुरू कर देता है इरिथ्रोपोइसिस की में। जैसे स्प्लीन में आरबीसी गया, वहां से रिलीज होगा आयरन, ग्लोबिन और हीम। ठीक है, जो आयरन है वो वापस से रिसाइकल्ड होगा, पहले ट्रांसफेरिन में कन्वर्ट होगा, फिर फेरेटिन में कन्वर्ट होगा, इस तरीके से रिसाइकल्ड हो जाएगा। ग्लोबिन भी रिसाइकल्ड हो जाएगा एज एन अमाइनो एसिड्स, और जो हीम है उसमें से निकलेगा बिलिरुबिन। अब वो जो बिलिरुबिन है वो ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, जो कि अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म होगी। अब ब्लड सर्कुलेशन से जाने के बाद वो जाएगा लिवर में, और लिवर में जाके वो हो जाएगा कॉन्जुगेट। उसके बाद क्या होगा? वो यूरिन और स्टूल के जरिए हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। यूरिन के जरिए निकलेगा तो वो इन द फॉर्म ऑफ यूरोबिलिनोजन, और स्टूल के जरिए निकलेगा तो इन द फॉर्म ऑफ स्टर्कोबिलिनोजन। मतलब क्या है? जब बिलिरुबिन यूरिन के जरिए निकलेगा, जब यूरिन के अंदर बिलिरुबिन होता है तो उसको हम बोलते हैं यूरोबिलिनोजन, और जब स्टूल के अंदर होता है बिलिरुबिन तो उसको हम बोलते हैं स्टर्कोबिलिनोजन। तो इस फॉर्म में ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है।
है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक इरिथ्रोसाइट दैट मीन्स रेड ब्लड सेल्स। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कैसा था वीडियो। थैंक यू वेरी मच।